electron gain enthalpy. If you read this word carefully, you will be able to understand what we are going to study. Electron gain means accepting, enthalpy means energy. जब आप किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में, एटम लेना है नॉन बॉन्डेड एटम होना चाहिए, इट शुड नॉट बी केमिकली बॉन्डेड टू सम अदर। तो एक एटम आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में एटम लिया, उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड किया, उसको हमने बोल दिया इलेक्ट्रॉन गेन। जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो सम एनर्जी चेंजेस विल टेक प्लेस, इधर एनर्जी विल बी रिलीज्ड और एनर्जी विल बी एब्सॉर्ब, दो में से कुछ एक चीज होगी, राइट? एंड दैट एनर्जी वॉट एवर इट इज, बी इट एब्सॉर्ब्ड और बी इट रिलीज्ड, जो भी एनर्जी चेंज होगा हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर? वेरी सिंपल थिंग, आउटर मोस्ट शेल, आइसोलेटेड गैसियस एटम की आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी एब्सॉर्ब होती है या रिलीज होती है, और उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, एनर्जी गेन होगी मतलब एनर्जी एब्सॉर्ब होगी या रिलीज होगी व्हेन यू ऐड द इलेक्ट्रॉन। So that depends on the thing whether the atom require electrons or does not require electrons. Require electron का मतलब, is it having the space to keep the extra electron or it is not having the space to keep the extra electron? See, if I talk about in general inert gas, let's say helium. ओके, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, फर्स्ट शेल की कैपेसिटी होती है 2 एंड इट इज हैविंग ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये नया इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं कर सकता। अगर आपने नया इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो नए शेल में जाएगा, हायर एनर्जी वाले शेल में जाएगा। इसका मतलब हीलियम में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो हमेशा एनर्जी एब्सॉर्ब भी करेगा, रिलीज नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी एग्जिस्टिंग शेल में इलेक्ट्रॉन को रखने की जगह नहीं है। ठीक है, तो इन सम केसेस ऑन एडिंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी कैन बी एब्सॉर्ब्ड, बट मोस्ट कॉमनली एनर्जी इज रिलीज्ड। व्हाई? बिकॉज जब आप एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्या होगा? न्यूक्लियस और न्यू इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा, न्यूक्लियस और न्यू इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन डिक्रीजेस एनर्जी, राइट? तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी कम होने का मतलब जितनी पहले थी उससे कम, तो बची हुई एनर्जी कहां जाएगी? रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है न्यूक्लियस से तो उसकी एनर्जी कम होती है, एग्जिस्टिंग से कम, तो बची हुई एनर्जी रिलीज। दिस इज ए माइनस। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन कुछ केसेस में जैसे इनर्ट गैसेस में एग्जिस्टिंग शेल फुल है तो नया इलेक्ट्रॉन नए शेल में जाता है, नया शेल मतलब हायर एनर्जी शेल, तो एनर्जी एब्सॉर्ब भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर सपोज पॉजिटिव है, मतलब अगर एटम ने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी रिलीज किया, डेल्टा एच का मतलब एंथैल्पी और ईजी का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर एटम ने एनर्जी रिलीज किया तो हम कहेंगे उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है। नेगेटिव साइन का मतलब मैग्नीट्यूड से नहीं होता, नेगेटिव साइन का मतलब होता है रिलीज। तो अगर मैं कहीं पे लिखता हूं डेल्टा एच ई जी +40 और किसी दूसरे एटम के लिए लिखता हूं डेल्टा एच ई जी -40, this 40 and this 40 are equal. The difference is 40 kilojoule absorbed
एंड 40 किलो जूल रिलीज्ड, बस इतना सा डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो सकती है? कैन इट बी पॉजिटिव ऑलवेज और नेगेटिव ऑलवेज? नो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक, मतलब एनर्जी रिलीज्ड, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का मतलब एनर्जी एब्सॉर्ब्ड। ओके, तो कब एब्सॉर्ब होती है, कब रिलीज होती है, दैट्स द कोर्स ऑफ डिस्कशन। अभी हम बात करते हैं इस बारे में, पहले इसको डिफाइन कर देते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्सॉर्ब, डोंट राइट ओनली रिलीज्ड, डोंट राइट ओनली एब्सॉर्ब। जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की बात कर रहे थे, तो इट वाज ऑलवेज एब्सॉर्ब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है एटम के साथ, और हटाओगे तो एनर्जी देनी ही पड़ेगी, मिल नहीं सकती, राइट। आप मार्केट से इलेक्ट्रॉन परचेस कर, आप मार्केट से पेन परचेस करने गए, तो आप शॉपकीपर से पेन भी ले आओगे, पैसे भी ले आओगे, ऐसा नहीं हो सकता। इफ यू आर परचेसिंग समथिंग, यू हैव टू पे मनी एंड यू कैन परचेज इट। तो जब आप एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एनर्जी प्रोवाइड करोगे, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, when you are giving something to someone, right, you are selling something, तो आप क्या करोगे, राइट। आप ऐसे केस में, और यू आर बाइंग समथिंग फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपने कुछ बाय किया और उसके रिटर्न में आपने उसको पैसे दिए, या किसी और ने आपसे बाय किया और उसके रिटर्न में आपको पैसे दिए, तो इलेक्ट्रॉन गेन किया, एनर्जी रिलीज किया, दैट कैन बी वन कंडीशन। बट सपोज कोई आपके घर में गार्बेज कलेक्ट करने आ रहा है, तो आप क्या करोगे, गार्बेज भी दोगे, लेकिन वो क्या गार्बेज फ्री में ले जाएगा? नहीं, वो गार्बेज भी लेके जाएगा, साथ में पैसे भी लेके जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन कंडीशन। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेफिनेशन नोट कर लो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड when electron is added in the valence shell, when electron is added in the valence shell of isolated gaseous atom is called electron gain enthalpy. For example, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फ्लोरीन इज नंबर 9, so it is 1s2 2s2 2p5। शेल कंप्लीट नहीं है अभी, आउटर शेल की कैपेसिटी, सेकंड शेल की कैपेसिटी होती है 8, और यहां पे इलेक्ट्रॉन है 7, ठीक है। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया, इलेक्ट्रॉन ऐड करके बन गया फ्लोराइड आयन, F- आयन, और एनर्जी रिलीज हुआ 328 किलो जूल पर मोल। देखो मैंने एनर्जी को कहां लिखा है, प्रोडक्ट साइड में लिखा है, प्रोडक्ट साइड में लिखा है मतलब रिलीज, तो हम इसको लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा ई जी एच, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी कितना है, 328 किलो जूल पर मोल, एंड रिलीज्ड मतलब माइनस है। इसका मतलब अगर आप 6.022 इंटू 10⁻⁻23 फ्लोरीन एटम्स लेते हो, 1 मोल फ्लोरीन एटम, उन सभी के, दे आर नॉट बॉन्डेड टू ईच अदर, दे आर ऑल फ्री आइसोलेटेड गैसियस एटम, उन सभी के वैलेंस शेल में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, सभी के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, तो टोटल कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 328 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया -348 किलो जूल पर मोल। सिमिलरली फॉर द क्लोरीन, राइट, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन,
17 नंबर का एलिमेंट है। नियॉन 3s2 3p5, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, 3s2 3p6, एनर्जी रिलीज, राइट। सपोज एनर्जी रिलीज होता है 349 किलो जूल पर मोल। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन is minus 349 किलो जूल पर मोल, राइट। तो रिलीज हो रहा है इसलिए माइनस, राइट, एंड 349 किलो जूल पर मोल। बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन एक्वायर्स द इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इसका शेल कंप्लीट हो गया। शेल कंप्लीट हो गया मतलब कॉन्फिगरेशन बिकम सिमिलर टू इनर्ट गैस, और शेल कंप्लीट होने के बाद स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाती है। शेल इज क्लोज्ड, so energy is released, large amount of energy. In most of the cases on adding electron, energy is released, which means it is exothermic. So electron gain enthalpy is taken as negative. But in some elements, on adding electron, energy is not released, energy is absorbed. The elements constant. Suppose I talk about helium. I have taken an atom helium. हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, और इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या हो जाएगा? हीलियम माइनस, ओके। लेकिन फर्स्ट शेल का कैपेसिटी कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट शेल का कैपेसिटी कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑलरेडी यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब फर्स्ट शेल में एग्जिस्टिंग शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो आपको नए हायर एनर्जी शेल में, ध्यान से सुनो मेरे वर्ड्स को, इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 2s में, और 2s की एनर्जी 1s से ज्यादा होती है। इसका मतलब इन इनर्ट गैसेस outermost shell is completely filled. In inert gases, outermost shell is completely filled. So new electron can be added only in the next higher energy shell. ध्यान से सुनना एक एक वर्ड को, नेक्स्ट हायर एनर्जी शेल। फर्स्ट शेल में ऐड नहीं होता, सेकंड शेल में ऐड होता है, और हायर एनर्जी शेल में ऐड होता है। तो हायर एनर्जी शेल में जाएगा तो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। तो हमें यहां पे इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने के साथ साथ एनर्जी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हीलियम इज पॉजिटिव। सेम इज द केस विद द नियॉन। नियॉन 10 नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 यानी फर्स्ट शेल फुल, 2s2 2p6 यानी सेकंड शेल फुल, और सेकंड शेल फुल करके उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो सेकंड शेल में तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? थर्ड शेल में, ds1। इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? थर्ड शेल में, और सेकंड शेल एग्जिस्टिंग शेल था, और नया इलेक्ट्रॉन गया नए हायर एनर्जी शेल में, थर्ड शेल में। तो हम क्या बोलेंगे कि आपको नए हायर एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब आपके घर में एक गेस्ट आ रहा है और उस गेस्ट के लिए आपको पूरा एक नया रूम बनाना पड़ रहा है, एग्जिस्टिंग हाउस में जगह ही नहीं है। तो अगर आप नए गेस्ट के लिए एक नया रूम बनाओगे तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे, यू हैव टू स्पेंड मनी फॉर दैट। So that is the reason electron gain enthalpy will be positive for all inert gases. मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, पूरा 18th ग्रुप, पूरे 18th ग्रुप में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो
तो एनर्जी रिलीज नहीं होती, एब्सॉर्ब होती। ओके ओके, नेक्स्ट वी कंसीडर सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम एंड रेडियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेरिलियम का आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? फोर्थ नंबर का 1s2, और आउटर में कितना आएगा? 2s2। अगर बेरिलियम 2s2 है तो मैग्नीशियम क्या होगा? 3s2। कैल्शियम कितना होगा? 4s2। स्ट्रोंशियम 5s2। बेरियम 6s2। रेडियम 7s2। तो ये जो कंडीशन है, ये सेकंड शेल है आपके पास, ठीक है। बेरिलियम के नीचे आता है ऑर्डर में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के नीचे आता है कैल्शियम, कैल्शियम के नीचे स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के नीचे बेरियम, और बेरियम के नीचे रेडियम। दिस इज सेकंड ग्रुप। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ओके, नाउ we are having like second period, third period, fourth period, fifth period, sixth period, सेवंथ पीरियड। अब हम इन सबको जनरलाइज कर सकते हैं। पूरे सेकंड ग्रुप के कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या लिखते हैं? पूरे सेकंड ग्रुप के कॉन्फ़िगरेशन को हम लिख सकते हैं NS2। यहां पे N क्या है? पीरियड नंबर। सेकंड पीरियड 2s2, थर्ड पीरियड 3s2, फोर्थ पीरियड 4s2, फिफ्थ पीरियड 5s2, सिक्स पीरियड 6s2, सेवंथ पीरियड 7s2। See, to understand everything, you need two basic things. One thing you require, first and the foremost, one basic thing you require is electronic configuration. And second thing you require the periodic table with structure, modern long form of periodic table. दो में से कोई एक भी चीज अगर आपकी वीक है तो ये तो फिर आपके लिए बहुत हायर टॉपिक हो गया। दिस इज नॉट फॉर यू राइट नाउ। अगर आपको इन टॉपिक्स को समझना है, क्लियर करना है, तो आपको अगेन आई रिपीट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का भी क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले इसे पॉज करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिस करो, मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस करो, मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को प्रैक्टिस करो, फिर ये करना। तो सेकेंड ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? NS2। अब अगर मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, लेट्स से दिस इज NS2, सेकेंड ग्रुप का कोई एलिमेंट है, एलिमेंट है M, आइसोलेटेड गैसेस है, इसमें मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो S की कैपेसिटी कितनी होती है? 2। S की कैपेसिटी 2 होती है, ऑलरेडी फुल है, तो 2s के बाद क्या आता है? 2p। 3s के बाद क्या आता है? 3p। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नए हायर एनर्जी सबशेल में जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? नए हायर एनर्जी सबशेल में जाएगा। जैसे NS2 NP1, NS से ज्यादा एनर्जी वाले सबशेल में जाएगा, और हायर एनर्जी सबशेल में जाएगा तो क्या करेगा? एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ध्यान से देखो, बी वेरी केयरफुल। एग्जिस्टिंग सब शेल इज फुल। बेरिलियम का 2s फुल है लेकिन 2p में स्पेस है, 2s फुल है लेकिन 2p में स्पेस है। एग्जिस्टिंग सब शेल फुल है,
लेकिन शेल में अभी जगह है क्योंकि सेकंड शेल की कैपेसिटी होती है 8 और एस सब शेल की कैपेसिटी होती है 2। तो सब शेल तो फुल है लेकिन शेल में अभी स्पेस है। तो फॉर एंटायर सेकंड ग्रुप, electronic configuration is ns2. That means valence shell ns sub shell is completely filled. So new electron can be added in only higher energy subshell. New electron can be added in only higher energy subshell. और हायर एनर्जी सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका मतलब फॉर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नियॉन वन कंप्लीट न्यू शेल इज रिक्वायर्ड। जब इनर्ट गैस में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो नया शेल ऐड करना पड़ता है, नया शेल ऐड करना पड़ता है, नया एनर्जी लेवल ऐड करना पड़ता है। लेकिन जब हम सेकेंड ग्रुप में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है न्यू सब शेल में। मतलब यहां भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, लेकिन एक बात ध्यान से समझो, इनर्ट गैस भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और साथ में इनर्ट गैस के साथ साथ सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। कौन ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? ऑब्वियसली इनर्ट गैस, क्योंकि इनर्ट गैस में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, जब आप इनर्ट गैस में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो नया शेल ऐड करना पड़ता है, और जब आप सेकेंड ग्रुप में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो नया सबशेल क्रिएट करना पड़ता है। नया सबशेल क्रिएट करने में कम एनर्जी चाहिए, नया शेल क्रिएट करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनर्ट गैस की पॉजिटिव होती है। क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। और पूरा का पूरा सेकेंड ग्रुप, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, इन सब में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। लेकिन सेकेंड ग्रुप में हमें नया इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ता है नए सबशेल में, और इनर्ट गैस में नया इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ता है नए शेल में। तो इनर्ट गैस में ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और सेकेंड ग्रुप में कम एनर्जी एब्जॉर्ब। ठीक है, लेकिन एनर्जी दोनों जगह एब्जॉर्ब। पीरियोडिक टेबल में एक और एलिमेंट है अपार्ट फ्रॉम दीज टू ग्रुप्स, जहां इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, राइट? दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में क्या प्रॉब्लम है? नाइट्रोजन में प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 1s2 2s2 2p3 2p3 को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये p है और ये 2p के 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, ध्यान से समझो। नाइट्रोजन में आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। नाइट्रोजन में जब आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो n माइनस बन जाएगा, n माइनस बन जाएगा, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। सभी शेल, सभी ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो नया इलेक्ट्रॉन कहां ऐड होगा? यहां पे, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुने एक बात, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? पेयरिंग हो गई। मतलब एग्जिस्टिंग ऑर्बिटल, जिस ऑर्बिटल में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन था वहां इलेक्ट्रॉन नया ऐड हुआ। तो जब नया इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, जब नया इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, एग्जिस्टिंग ऑर्बिटल में ऐड हो रहा है तो थोड़ा तो रिपल्शन करेगा।
तो प्रॉब्लम ये है कि नाइट्रोजन बहुत छोटा एटम है, 2p 2p ऑर्बिटल्स बहुत छोटे एटम्स ऑर्बिटल्स हैं, और इतने छोटे ऑर्बिटल में जब पेयरिंग होती है, फर्स्ट टाइम पेयरिंग होती है, तो बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है क्योंकि स्पेस कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो जैसे ही 2p ऑर्बिटल में पेयरिंग हुई, रिपल्शन हुआ, और उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी। इफ सेम थिंग हैपेंस इन फॉस्फोरस, विल द एनर्जी बी एब्सॉर्ब? चलो फॉस्फोरस की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस, ठीक है। 15 ग्रुप, नाना पापा आंटी सब बीमार, 15 ग्रुप, नाना पापा आंटी सब बीमार, तो नाइट्रोजन के नीचे क्या आएगा? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का नंबर कितना होता है? 15। तो इसको लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s2 3p3, नियॉन 3s2 3p3। 3p, तो 1 2 3, ये आउटर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम इससे बनाते हैं p माइनस। p माइनस बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, p4 p माइनस, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग होगी तो थोड़ा रिपल्शन होगा, रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। यस, लेकिन फिर भी फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव नहीं होती है। नाइट्रोजन में यही प्रॉब्लम आया, लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो गई। ऐसा क्यों है? ध्यान से समझो, थोड़ा डिफिकल्ट पॉइंट है, बट यू हैव टू पे स्लाइट मोर अटेंशन टू इट। नाइट्रोजन में जब पेयरिंग हुआ तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बहुत ज्यादा था, बिकॉज 2p ऑर्बिटल्स आर वेरी स्मॉल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने से जितना अट्रैक्शन हुआ, उसके कंपैरिजन में पेयरिंग का रिपल्शन हो गया। जितना अट्रैक्शन नहीं हुआ, उससे ज्यादा रिपल्शन हो गया, क्योंकि ऑर्बिटल बहुत छोटा है और आप पेयरिंग कर रहे हो। जब ज्यादा रिपल्शन हो गया, तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। फॉस्फोरस थोड़ा बड़ा एटम है, क्योंकि उसमें 3p ऑर्बिटल में पेयरिंग हो रही है, बड़ा ऑर्बिटल है, ज्यादा स्पेस है, तो नया इलेक्ट्रॉन ऐड करने से रिपल्शन तो होगा, लेकिन कम रिपल्शन होगा। मतलब नया इलेक्ट्रॉन ऐड करने से जितना अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्शन का मैग्नीट्यूड उससे कम है, मतलब ओवरऑल एनर्जी रिलीज होगी। तो नाइट्रोजन का आउटर कॉन्फ़िगरेशन और फास्फोरस का आउटर कॉन्फ़िगरेशन और पूरे 15 ग्रुप का आउटर कॉन्फ़िगरेशन ns2np3 है, और नया इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे उसमें पेयरिंग होती है, लेकिन नाइट्रोजन एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, बाकी के बचे हुए मेंबर नाइट्रोजन एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, और रिमेनिंग मेंबर्स फॉस्फोरस, नाना पापा आंटी आर्सेनिक सब एंटीमनी बीमार विस्मित, राइट। तो बाकी के जो एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी रिलीज ही करते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन बहुत छोटा है, और उसमें जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है फर्स्ट टाइम, पहले तो सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, फर्स्ट टाइम पेयरिंग हुई तो रिपल्शन का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, एंड टू ओवरकम दैट एनर्जी इज एब्सॉर्ब। फॉस्फोरस में एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं होती, ओवरऑल रिलीज ही होती है, राइट। Why? Because the magnitude of repulsion due to pairing, magnitude of repulsion due to pairing is comparatively very less, because 3p orbitals are bigger. One more question.
यहां जो फॉस्फोरस एनर्जी रिलीज करेगा, क्या वो जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं उतनी रिलीज करेगा या थोड़ी कम रिलीज करेगा या ज्यादा रिलीज करेगा? द आंसर इज 15th ग्रुप में नाइट्रोजन को छोड़ के, 15th ग्रुप में नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सपेक्टेशन से कम होता है। 15th ग्रुप के सभी मेंबर्स का एक्सेप्ट नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सपेक्टेशन से कम होता है, मतलब वो एक्सपेक्टेशन से कम एनर्जी रिलीज करते हैं, बिकॉज ऑन एडिंग न्यू इलेक्ट्रॉन pairing of electron takes place, and due to pairing of electron some repulsion happens. तो सपोज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100 किलो जूल रिलीज करना चाहिए, लेकिन इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए 20 किलो जूल चला गया। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 100 किलो जूल रिलीज होगा, लेकिन रिपल्शन की वजह से 20 एब्सॉर्ब हो गया, तो एक्चुअली रिलीज कितना हुआ? 80 किलो जूल। जितना रिलीज होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, उससे कम रिलीज हुआ, राइट। और नाइट्रोजन के केस में क्या होता है? नाइट्रोजन के केस में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेट्स से कि 70 किलो जूल रिलीज होगा, या चलो वापस सेम वैल्यू ले लेते हैं। नाइट्रोजन के केस में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सपोज 100 किलो जूल रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन ऐड करने से, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है। पर इतना छोटा पी ऑर्बिटल है कि रिपल्शन उससे बहुत ज्यादा होता है, और उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए लेट्स से हमें 120 किलो जूल प्रोवाइड करना पड़ गया। तो ओवरऑल कितना हो गया? +20, मतलब रिलीज होने की जगह एनर्जी क्या हो गई? एब्सॉर्ब। तो नाइट्रोजन बहुत छोटा है, इसलिए उसमें रिपल्शन का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है। टू ओवरकम दैट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स पॉजिटिव। इन अदर मेंबर्स ऑफ द 15th ग्रुप, द ऑन पेयरिंग द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज लेस, क्योंकि बड़े एटम्स हैं, रिपल्शन इज लेस, so less energy is required to overcome the repulsion. Hence electron gain enthalpy remains negative, मतलब एनर्जी रिलीज ही होती है बट लेस देन एक्सपेक्टेड। हम सोचते हैं 100 किलो जूल रिलीज होगी, रिलीज उससे थोड़ी कम हो जाती है, 70, 80, 90, कुछ कम रिलीज होती है। जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम रिलीज होती है, क्योंकि कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को ओवरकम करने में वेस्ट होती है। ठीक है, तो क्विकली ब्रश अप द थिंग्स। आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी। रिलीज हुई तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव। एब्जॉर्ब हुई तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नेगेटिव ही होती है। 3 केसेस में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एक इनर्ट गैस, दूसरा सेकेंड ग्रुप, और तीसरा नाइट्रोजन। ठीक है, इनर्ट गैसेस में एनर्जी क्यों एब्जॉर्ब होती है? बिकॉज एग्जिस्टिंग शेल फुल है, एग्जिस्टिंग शेल फुल है, एंड टू ऐड न्यू इलेक्ट्रॉन न्यू शेल विल बी रिक्वायर्ड, न्यू हायर एनर्जी शेल विल बी रिक्वायर्ड। In case of second group, what happens? Existing subshell is full. To add electron, new subshell will be required. Right? जैसे बेरिलियम में 2s2 है, तो बेरिलियम माइनस बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा? 2s2 2p1 करना पड़ेगा। तो नया एनर्जी का सबशेल चाहिए, तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। एनर्जी एब्जॉर्ब तो होगी, लेकिन इनर्ट गैस के कंपैरिजन में कम एब्जॉर्ब। उसके बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैसे पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उसके एग्जिस्टिंग शेल में अभी स्पेस बाकी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नाइट्रोजन का सबशेल 2p सबशेल हाफ फिल्ड है, और जब नया इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, और उस पेयरिंग को ओवरकम करने के लिए एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। उस पेयरिंग को ओवरकम करने के लिए एनर्जी एब्सॉर्ब। समझ में आया? 15 ग्रुप के बाकी मेंबर्स में भी इलेक्ट्रॉन ऐड करो, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करो,
तो एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं होती, रिलीज होती है, लेकिन जितनी रिलीज होनी चाहिए उससे कम रिलीज होती है। व्हाई? बिकॉज वहां पे जब पेयरिंग होती है तो आउट ऑफ द रिलीज एनर्जी सम एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड टू ओवरकम द रिपल्शन ऑफ द पेयरिंग। तो ओवरऑल रिलीज होने वाली एनर्जी एक्सपेक्टेशन से कम हो जाती है। तो हम 15 ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम कहेंगे 15 ग्रुप में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है। You can write down the statement. In the 15th group, nitrogen electron gain enthalpy is positive because new electron will be added. New electron will be added by pairing up the electron in existing subshell. By pairing up the electron in existing subshell, 2p subshell is very small, so there is high energy required. 2p subshell is very small, so for pairing 2p subshell is very small, so for pairing large amount of energy is required, hence overall electron gain enthalpy becomes positive for nitrogen. Next point, except nitrogen, electron gain enthalpy of other elements, except nitrogen, electron gain enthalpy of other elements of 15 group is less than expected, because their outermost subshell is half filled. Their outermost subshell is half filled. ब्रैकेट में लिखो NH2NP3, NH2NP3. On adding new electron, pairing in p subshell starts. On adding new electron, pairing in p subshell starts. So some repulsion takes place. Hence, on adding electron, less energy is released compared to expected. Less energy is released compared to. That's about the introduction of electron gain enthalpy definitions and other examples.